हेलो एवरीवन, वेलकम टू iTube क्लासेस। दोस्तों, रिसेंटली देयर वाज अ न्यूज़ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश जिसमें ये हुआ कि जो 6 एमएलए थे जो कि कांग्रेस पार्टी से थे, उन्होंने वहाँ पे क्रॉस वोटिंग किया है। क्रॉस वोटिंग करने की वजह से मतलब डिफरेंट रीज़न की वजह से उनको अपनी पार्टी से जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो आज इस पूरे टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्रॉस वोटिंग क्या होता है, ओपन बैलेट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ओपन बैलेट के बारे में क्या कहा है, कौन कौन से केसेस यहाँ पे इन्वॉल्व हैं और एमएलएस को क्या डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, राज्यसभा के अंदर क्या रूल्स होते हैं, लोकसभा के अंदर क्या रूल्स होते हैं क्रॉस वोटिंग को लेके, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। व्हिप क्या होता है, व्हिप की क्या फंक्शंस होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है, व्हिप कौन इशू कर सकता है, किस किस केस में इश्यूज कर सकते हैं, ये थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग आज इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। करंट अफेयर का टॉपिक है। हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिक्स में काफ़ी कुछ हो रहा है आजकल और इसकी वजह से हो सकता है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट को रिजाइन भी करना पड़े। तो इस पूरे मुद्दे पे आज हम लोग इस छोटी सी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मैटर क्या है देख लेते हैं। मैटर यह है कि पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर बेसिकली राज्यसभा की एक सीट थी जिसके लिए चुनाव होने वाले थे। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखें कांग्रेस और बीजेपी या जो हिमाचल के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पे क्या है, 68 मेंबर की असेंबली है हिमाचल प्रदेश के अंदर, जिसमें से 40 एमएलएज वो कांग्रेस के हैं, 5 जो एमएलएज हैं वो बीजेपी के हैं। और जब ये वोटिंग करवाया गया था यहाँ पे, तो इस वोटिंग के अंदर थोड़ा सा बेसिकली यहाँ पे इश्यूज हो गए थे, क्योंकि बीजेपी के 25 मेंबर तो ऑलरेडी खुद के हैं ही एमएलए जो हैं। उसके अलावा उन्होंने जो इस वोटिंग हो रही थी यहाँ पे, जो 6 एमएलए थे कांग्रेस के, उन्होंने बीजेपी की कैंडिडेट के सपोर्ट में जो है वोट किया, और जो 3 इंडिपेंडेंट एमएलए थे उन्होंने भी बीजेपी की सपोर्ट में जो है यहाँ पे वोट किया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो बीजेपी वाले कैंडिडेट थे उनको विनर डिक्लेयर किया गया और कांग्रेस वाले जो है वो हार गए। मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई कि 40 एमएलएज होने के बावजूद भी कांग्रेस एक अपना राज्यसभा का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुन के आते हैं स्टेट से, वो इलेक्ट नहीं कर पाए। अब इसकी वजह से ऐसा एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि स्टेट के अंदर जो वहाँ के हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं, वो मेजोरिटी एंजॉय नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनकी पार्टी को रिजाइन भी यहाँ पे देना पड़ सकता है। तो ये बेसिकली पूरा मामला बनता है। उसकी वजह से बीजेपी ने ये कहा है कि भैया, क्योंकि यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अभी मेजोरिटी एंजॉय नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप रिजाइन कर दीजिए। और उनके खिलाफ एक नॉन कॉन्फिडेंस मोशन भी जल्दी आने वाला है, क्योंकि ऐसा कहा जाएगा कि आप फ्लोर के ऊपर अपनी मेजोरिटी को बेसिकली पास करें। अब ये बजट सेशन वहाँ पे पास किस तरह से होगा, वोटिंग वगैरह किस तरह से होगी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखने का। लेकिन ये पूरे का पूरा मामला जो है यहाँ पे बनता है। अब थोड़ा सा आपको मैं बताता चलूँ कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में क्या कहता है। आर्टिकल 80 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो राज्यसभा के इलेक्शन की बात करता है। और यू नो वेरी वेल कि जो राज्यसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आते हैं। हम लोग तो वोट नहीं करते हैं उनके लिए। हाँ, जो लोकसभा में एमपी चुने जाते हैं, जो बाद में अपने लीडर को प्राइम मिनिस्टर जो है इलेक्ट करते हैं, चूज अपॉइंट करते हैं, वो वोट हम लोग करते हैं। लेकिन राज्यसभा के लिए हम वोट नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली हम लोग वोट करते हैं। इनडायरेक्टली मतलब हम अपने एमएलएज को इलेक्ट करते हैं, वो एमएलएज बाद में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वोट करते हैं और वहां से वो लोग राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं। तो ये पूरे का पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लो किसी स्टेट के अंदर राज्यसभा के एक कैंडिडेट मान लो आता है वहां से, ठीक है, तो सीधी सी बात है वहां की जो मेजोरिटी जो गवर्नमेंट होगी, राइट, वो अपने एमएलएज को कहेंगी कि आप इसके लिए वोट करिए, वो वहां से चुन के आएगा। तो यूजली पहले क्या होता था, जितनी सीट किसी स्टेट के अंदर होती थी उतनी ही सीट पे इलेक्शंस होते थे, और आराम से जो पार्टी मेजोरिटी में होती थी वो अपने मेंबर को वहां से इलेक्ट कर लिया करती थी। ऐसा प्रोसीजर 1998 तक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। एक सीट आती थी अनअपोज्ड, कोई इसको अपोज नहीं करता था, उनको इलेक्ट कर लिया जाता था। लेकिन 1998 के बाद सिचुएशन थोड़ी चेंज हुई। अब यहाँ पे राज्यसभा की सीट एक है, लेकिन उसके ऊपर 2 कैंडिडेट जो है खड़े हैं, लड़ रहे हैं, 3 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। तो जब कंपटीशन बढ़ जाता है ना, तो उस समय पे ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन शुरू हो जाती हैं, कौन किसको वोट देगा, कितनी वोट देगा, नॉल दैट। जैसे अभी हिमाचल प्रदेश में हुआ, एक सीट थी, देखा जाए तो एक सीट थी, कांग्रेस की मेजोरिटी थी, तो उनको अपना आराम से इलेक्ट करके भेज देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे 2 कैंडिडेट आ गए ग्राउंड पे लड़ने के लिए, बैटल ग्राउंड में, तो उसकी वजह से कैलकुलेशन सारी की सारी हो गई। तो वो सारा यहाँ पे इशू जो है हुआ है। तो ये जो 6 एमएलएज थे, कहा गया कि इन्होंने भैया फ्लोर को क्रॉस कर लिया है या फिर इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। तो इसका मतलब क्या होता है क्रॉस वोटिंग, आपको बताता चलता हूं। देखिए, सीधी सी बात है, कोई पॉलिटिशियन मान लो मैं ही हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की टिकट पे मैंने चुनाव लड़ा,
मैं एमएलए बना, एमपी बना, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है मेरी जो लॉयल्टी है, मेरी जो अलीजियंस है वो उसी पार्टी के लिए होनी चाहिए। जैसी मेरी पार्टी बोलेगी मैं वैसे ही बिहेव करूंगा, जैसी मेरी पॉलिटिकल पार्टी बोलेगी मैं वैसा ही वोट करूंगा, क्योंकि भैया तुमने मुझे टिकट दिया तो मैं तो तुम्हारा कर्जदार हुआ एक तरह से। तो लॉयल्टी होनी जरूरी है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। जब कहीं लेजिस्लेटिव असेंबली में वोट देने की बात आती है और मेरा मन नहीं है अपनी पार्टी के फेवर में वोट करने का, तो मैं किसी अपोजिशन पार्टी की फेवर में वोट कर सकता हूं। तो बेसिकली मैंने अपनी पार्टी की इंस्ट्रक्शंस को नहीं माना है, मैंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी जिस पे मैं टिकट जीत के आया हूं, मैंने उसके अगेंस्ट में जाके वोट कर दिया है। इसको कहा जाता है क्रॉसिंग द फ्लोर, या आप इसे कह सकते हो क्रॉस वोटिंग। अपनी पार्टी को छोड़ के मैंने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की फेवर में वोट किया है या उनके कैंडिडेट के फेवर में वोट किया है, इसे क्रॉस वोटिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे बीजेपी के जो एमएलएज हैं, जो कांग्रेस के एमएलएज थे, इन्होंने कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के फेवर में वोट ना करके बीजेपी के कैंडिडेट के फेवर में वोट किया है। तो इसे कहा जाता है कि उन्होंने किया है यहाँ पे क्रॉस वोटिंग, मतलब उन्होंने पार्टी के इंस्ट्रक्शंस को नहीं माना है बेसिकली, जिसे व्हीप कहते हैं। व्हीप के बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। तो राज्यसभा के अंदर इलेक्शंस का पूरा प्रोसीजर देखिए क्या होता है। जब वोट की जाती है, मान लो एक एमएलए जब वोट करता है, तो जैसे हम लोग वोट करते हैं, लोकसभा के इलेक्शन में हम लोग वोट करते हैं, तो क्या हमें अपनी वोट वहां पे डालने से पहले क्या हम लोग सबको बताना पड़ता है कि देखिए मैं इस कैंडिडेट को वोट डाल रहा हूं? चलिए आजकल तो ईवीएम की चीज़ें ईवीएम के थ्रू होती हैं, वो तो सीक्रेसी होती है, लेकिन जब ईवीएम नहीं होता था तो क्या हम सबको बताया करते थे कि देखो भाई मैं इसको वोट कर रहा हूं? ऐसा तो नहीं था। तो हम लोग सीक्रेट वोटिंग करते हैं, मेरा जिसका मन होगा मैं उसको वोट दूंगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इसे सीक्रेट बैलेट बोलते हैं। एक ओपन बैलेट होता है, ओपन बैलेट में आपको बताना पड़ता है कि देखिए मैं किसको वोट दे रहा हूं, मेरा वोट किस कैंडिडेट को जा रहा है, मुझे बता, उसे ओपन बैलेट बोलते हैं। पहले क्या होता था, पहले सीक्रेट वोटिंग होती थी राज्यसभा के अंदर। जब आप राज्यसभा से किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते थे तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में राज्यसभा के कैंडिडेट के लिए सीक्रेट वोटिंग होता था, किसी को बताना नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पे इश्यूज क्रिएट होने शुरू हो गए बाद में कि जो कुछ एमएलएज थे वो अपनी पार्टी को छोड़ के किसी और को वोट करने लगे सीक्रेटली। अब पता तो नहीं चलेगा आपको क्योंकि कि किसने किसको वोट किया है। तो उस सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करने के लिए हमारे यहाँ पे जो आरपी है, इनके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसके अंदर चेंजेस किए गए, और सेक्शन 59 आरपीए के अंदर ऐड किया गया। उस सेक्शन 59 के अंदर ओपन बैलेट का सिस्टम हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। और हमारे यहाँ पे जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स हैं उनके अंदर रूल 39AA हम लोगों ने ऐड किया, जिसमें ओपन बैलेट सिस्टम कर दिया गया। मतलब अभी अगर राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शंस होते हैं तो हर एमएलए को ये ओपनली बताना पड़ता है, देखो भाई मैं इनको वोट कर रहा हूं, मेरा वोट इनको जा रहा है, सीधी सी बात। इसे कहते हैं ओपन बैलेट। ये ओपन बैलेट का सिस्टम हम लोगों ने यूज किया। बट यहां पे एक दो कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है कि ये जो आप किसको दिखाओगे ये वोट, क्या आप सभी को दिखाओगे जो हाउस के अंदर बैठे हुए? नहीं, जो आपकी पार्टी ने किसी को नॉमिनेट किया है इस प्रोसीजर के लिए, जो कि एक ऑथराइज्ड अथॉरिटी होती हैं, आप उनको दिखाओगे, देखो साहब मेरी पार्टी ने ये बोला था, मैं इनको वोट कर रहा हूं, ठीक है, हो गया। जो इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं उनने किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब ये मामला अभी जो है मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में कुलदीप नायर केस इसको बोलते हैं, ये मामला कोर्ट में गया और कुलदीप नायर जी ने ये कहा कोर्ट में, देखिए साहब ये तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर किसी का अधिकार है, आप जिस मर्जी को वोट दीजिए। तो अगर ये जो ओपन बैलेट सिस्टम है ना, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट करता है। कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, उसको वायलेट नहीं करता है, क्योंकि जो सीक्रेट बैलेट हुआ करता था पहले, उससे करप्शन होता था। जो ओपन बैलेट है उससे करप्शन नहीं होगा, उससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। कोर्ट ने यह माना कि जब एक एमएलए एक पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे चुन के आता है तो उसका यह फर्ज बनता है कि अपनी पार्टी के लिए लॉयल्टी दिखाए, और यह ओपन बैलेट किसी भी तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट नहीं करता है। तो बेसिकली ओपन बैलेट को वैलिडेट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस रख दी। टर्म्स एंड कंडीशंस ये रख दी कि जो 10th शेड्यूल है हमारा, जिसे आप एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हो, वो नहीं लगेगा किसी एमएलए के ऊपर अगर उसने क्रॉस वोटिंग किया है तो।
मतलब इसका सीधा से ये समझिए कि राज्यसभा में इलेक्शन के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंस्ट्रक्शंस इशू नहीं कर सकती हैं, यानी कि व्हिप इशू नहीं कर सकती हैं। लोकसभा में चलेगा, वो तो चलता ही है वैसे भी। हर मान लो किसी बिल है, किसी बिल के ऊपर आप वोटिंग करवा रहे हो, तो आप चाहते हो कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके लिए वोटिंग करें, वो तो चलेगा। राज्यसभा में मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में राज्यसभा के कैंडिडेट के लिए कौन किसको वोट करेगा, इसके लिए व्हिप इशू नहीं कर सकती आपकी पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी के इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट में वोट किया तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, लेकिन 10th शेड्यूल आपके ऊपर नहीं लगेगा। मतलब आपको मैंडेटरीली डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता अंडर 10th शेड्यूल। ये सुप्रीम कोर्ट ने साथ के साथ ये भी कहा। मतलब आप बाय डिफॉल्ट डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन आपके खिलाफ लिया जा सकता है। यही मामला हुआ भी हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश के अंदर 6 जो एमएलएस थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया। मतलब उन्होंने पार्टी इंस्ट्रक्शन मतलब व्हिप को नहीं माना, WHIP व्हिप को नहीं माना। अब हिमाचल की कांग्रेस ने क्या किया, उन 6 एमएलएस को डिस्क्वालीफाई कर दिया। लेकिन इसलिए नहीं किया कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है, क्योंकि वो तो उनके ऊपर लगेगा ही नहीं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला था। पिछली बार जब बजट सेशन था हिमाचल प्रदेश में, ये 6 एमएलएस वहां पे प्रेजेंट नहीं थे। तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर कि मैंने इनको इसीलिए डिस्क्वालीफाई किया है क्योंकि ये बजट सेशन के अंदर जो है प्रेजेंट नहीं थे। मैंने इनको इसलिए नहीं किया कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है। नो, क्योंकि क्रॉस वोटिंग के लिए 10th शेड्यूल आपके ऊपर नहीं लगता है, बट डिसिप्लिनरी रिएक्शन आप ले सकते हो। तो कांग्रेस ने नहीं किया, 10th शेड्यूल नहीं लगाया है, लेकिन डिसिप्लिनरी रिएक्शन लिया है क्योंकि वो बजट सेशन के अंदर मौजूद नहीं थे। तो ये व्हिप बड़ी जबरदस्त चीज होती है। व्हिप मतलब लाइक एन इंस्ट्रक्शन। कांग्रेस पार्टी अपने लोगों को व्हिप इशू करेगी, बीजेपी अपने को करेगी, हर कोई अपने को करता है कि आप यहाँ पे वोट करिए, ठीक है, इसको वोट नहीं करना है, इनके सपोर्ट में बोलना है, इनके अगेंस्ट में बोलना है, इसे व्हिप कहते हैं। तो एक बल्कि रिटन ऑर्डर होता है ये, जो अपने पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स को दिया जाता है, जो कि हाउस के अंदर होते हैं, पार्लियामेंट के अंदर होते हैं, ए पार्टी के द्वारा। सबको उसको फॉलो करना पड़ता है, नो डाउट, सबको फॉलो करना पड़ता है। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर में अगर कोई उस व्हिप को इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता है तो उसे बाय डिफॉल्ट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। बट राज्यसभा के केस के इलेक्शन के अंदर वो नहीं होता, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे कहा था। कई तरह की व्हिप हो सकती है। 1 लाइन व्हिप होती है, 2 लाइन व्हिप होती है, 3 लाइन व्हिप होती है, ठीक है। जैसे 1 लाइन इशू के अंदर तो सीधा सीधा सा होता है, भैया आप कहां पे वोट करें। 2 लाइन व्हिप के अंदर आप कहां पे वोट करें, आपको प्रेजेंट होना है या नहीं होना है। 3 लाइन व्हिप जो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग वाली होती है, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है या किसी बिल की सेकंड रीडिंग होती है जिसके ऊपर वोटिंग करवाई जाती है, तो आप प्रेजेंट यहाँ पे होना जरूरी है। अलग अलग जो है तरह की व्हिप यहाँ पे हो सकती है। व्हिप बेसिकली एन इंस्ट्रक्शन होता है जो कि इशू किया जाता है। व्हिप के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। एक आपकी पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं या जो एमएलएज होते हैं, एंश्योर किया जाता है व्हिप का यूज़ करके कि वो आपकी पॉलिटिकल लाइन, उसको आइडियोलॉजी को ही फॉलो करें, वो डिसिप्लिन में रहें। उनको इन्फॉर्म किया जाता है भैया हाई कमांड क्या चाहती है। कई बार अगर व्हिप इशू नहीं होगी तो सब लोग अलग अलग इंटरप्रेट करते हैं हाई कमांड क्या चाहती है। तो व्हिप के थ्रू ये पता चलता है कि पॉलिटिकल पार्टी आपसे क्या चाहती है बेसिकली, ठीक है। आप अटेंडेंस वहाँ पे दें, प्रॉपर आप मौजूद होने चाहिए, ठीक है। अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी के एमएलएज के अंदर कुछ आपस में मनमुटाव है, डिसकंटेंट है, तो व्हिप से पता चल जाता है कि आप उसे क्योंकि अगर व्हिप इशू हुई है तो कोई एमएलए बोल सकता है कि मैं इससे अग्री नहीं करता हूं, तो ये पता चल जाएगा कि भाई क्या मामला वहां पे चल रहा है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी जब व्हिप इशू किया गया था राज्यसभा के इलेक्शन के लिए, सिंघवी जी के लिए, तो ये व्हिप इशू किया गया था, लेकिन इन 6 एमएलए ने उस समय नहीं बताया था कि हम लोग इनके अगेंस्ट में वोट करेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे नहीं हो पाया। और इंटरनल पार्टी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो मेंटेन की जाती है व्हिप के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने व्हिप को बिल्कुल सही माना है। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर कोर्ट ने ये कहा था, जो हमारा कि होलोहन केस था उसमें उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी को पूरा अधिकार होता है कि वो अपने मेंबर्स को व्हिप इशू कर सकती है, क्योंकि भाई आप हमारी टिकट पे आए हो, जीत के आए हो, तो आपसे कम से कम थोड़ी ईमानदारी, लॉयल्टी तो हम लोग एक्सपेक्ट करते ही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बात में माना था। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राजेंद्र सिंह राणा केस में ये कहा कि जो प्राइवेट मेंबर के बिल होते हैं उस केस में पॉलिटिकल पार्टी व्हिप इशू नहीं कर सकती, क्योंकि प्राइवेट मेंबर का बिल इंडिविजुअल बिल होता है, वो पार्टी का बिल नहीं होता है बेसिकली, ठीक है। तो वो उसको नहीं कर सकती हैं। उसके अलावा जो जगजीत सिंह केस हुआ हरियाणा 2006 के अंदर, जिसके अंदर ये कहा कि व्हिप को जो है हम जुडिशियल रिव्यू के अंदर में लेके आएंगे, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने मेंबर को व्हिप इशू करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो व्हिप के अंदर कुछ गड़बड़ है,
ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू डेफिनेटली उसका हो सकता है। और अगर कोई राज्यसभा के इलेक्शन में अगर विप को नहीं मानता है तो आप डिसिप्लिनरी एक्शन उसके खिलाफ ले सकते हो राज्यसभा का केस में, ठीक है। या फिर जब एमपी के इलेक्शंस होते हैं राज्यसभा से जो चुन के आते हैं, आप वो ले सकते हो, ठीक है। तो रिव्यू जो है आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को फॉलो करनी चाहिए। मतलब सीधी सी बात है, अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की टिकट पे आया हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना उन्होंने मुझे खरीद लिया है। मेरा अपना इंडिविजुअल भी तो एक डिसीजन होगा ना, मेरी अपनी कॉन्शियस भी तो होगी जिसके लिए मैं डी वहाँ पे जो है वोट कर सकता हूँ। जब जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन है तो मेरी अपनी एक कॉन्शियस है मेरी, है ना, मेरी एक अपने प्रिंसिपल्स हैं जिसके लिए मैं वहाँ पे कर सकता हूँ। तो पॉलिटिकल पार्टी मुझे, ठीक है मैं आपके टिकट पे जीत के आया हूँ, लेकिन आप हर चीज़ मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। आप कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ का अगेंस्ट में नहीं जा सकते, उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा इस आर्टिकल के बारे में मैं चाहता था आपको पता चले। बेसिक इन्फॉर्मेशन यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इतनी आपके लिए सफिशिएंट होती है। जैसे आगे फ्यूचर में इस पूरे सिनेरियो के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे तो डेफिनेटली फिर से हम लोग इस आर्टिकल को कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। वीडियो थोड़ी सी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर फ्यूचर में इस तरह की वीडियोज़ आप देखना चाहते हो। जय हिंद।